नमस्कार, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज चर्चा का विषय ऐसा है जिस पे कई बार अगर हम देखें तो लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं। धर्म। जी हां, अगर हम धर्म से इसे ना जोड़ें या सिर्फ इसे दो गुटों के दंगों से जोड़ दें तो क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? क्योंकि लड़ने वाला या दंगाई किस धर्म से है, क्या यह मायने रखता है? क्योंकि अगर हम नेताओं के भाषण सुने तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर नजर आती है कि दो धर्म उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन सांप्रदायिक दंगे अगर किसी भी राज्य में होते हैं, उसका असर सिर्फ उस राज्य में नहीं होता है बल्कि पूरा देश कहीं ना कहीं उसकी खौफ की सुगबुगाहट में जो है वो एक डर में जीने लगता है। अब इसका क्या समाधान निकालें? सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसके बैकग्राउंड में वो कौन है जो तमाम इन दंगों की, तमाम इन घटनाओं की स्क्रिप्ट लिख रहा है? आखिर वो कौन है जिस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए इन तमाम चीजों को ठीक करने की, लेकिन ये चीजें वो ठीक नहीं कर रहा है बल्कि कहीं ना कहीं अपनी फायदे की रोटियां सेक रहा है। हमारा एक नेचर है किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराने का, जिसकी जिम्मेदारी तय की जा सके, जिससे जवाब मांगा जा सके कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इतने लंबे वक्त से चले आने के बावजूद भी इसका समाधान हम क्यों नहीं खोज पाए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो आज शुरू हुए हैं। इतिहास रहा है, एक बड़ा लंबा चौड़ा सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है, लेकिन हम उनसे सीख क्यों नहीं पाए हैं, यही एक बड़ा सवाल है। और दिल में कई सवाल जो हैं वो उमड़ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि हैं रंजू एरी डडवाल जी। मैम, आपका स्वागत है। मैम, आपका एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है, आप सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं, आपने तमाम चीज़ों को देखा है। जर्नलिस्ट एक बैलेंस नज़र से तमाम चीज़ों को देखता है। सीधा मैं सांप्रदायिक दंगों का ही एक सवाल उठाता हूं कि आखिर इसके पीछे कौन नजर आता है? आखिर, या फिर हम ये कहें कि इतने लंबे वक्त से भी ये चीजें चली आ रही हैं तो सीख क्यों नहीं पाए आज भी हम? वो कहते हैं ना कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते, इतिहास को दोहराते रहते हैं हम लोग, और मुझे लग रहा है कि वही सब अब भी हो रहा है। हमने सीखा नहीं, हम दोहरा रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे तो हमारे यहाँ तो अगर 1920 से इतिहास उठा के शुरू करें हम, ये दंगों की बैकग्राउंड तो पहले ब्रिटिश सरकार ने ही लिखती थी इंडिया में। उसके बाद 1947 जो पार्टीशन था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा था। कितने हिंदू, कितने मुसलमान मारे गए, इधर से उधर जो क्रॉस ओवर हो रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे। तो हमारा तो वो बहुत बड़ा इतिहास रहा है दंगों का। लेकिन जब कंट्री का पार्टीशन रिलीजन के आधार पे हो गया था, फिर उसके बाद ये दंगे क्यों हुए? बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि हम, ठीक है, हमने हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर किया, नहीं भी करना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं। हमारे पास क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, हिंदूज भी हैं, पारसीज भी हैं, और मुस्लिम्स में भी शिया सुन्नी सब लोग हैं हमारे यहाँ पे। तो हम, वो ठीक था कि हमारे संविधान ने हमको हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक कम्युनल, उसमें एक सौहार्द के वातावरण में नहीं रह पाए। सुगबुगाहट चलती रहती, छोटे छोटे दंगे आपको बहुत देर से सुनाई देते हैं। पीछे यूपी में शायद एसपी की गवर्नमेंट में जब एक में पढ़ रही थी कि पूरे 5 साल में 100 दंगे हुए, छोटे से लेके बड़े तक, और वो करियाना का दंगा और वो सारे आगरा का, वो सबको याद है अभी भी। लेकिन हम उनकी बात नहीं करते हैं ना, हम उसको भूलते हैं और हम नए के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी आपने बात की कि उसकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, तो वो स्क्रिप्ट जो इंडियन मुस्लिम है वो नहीं लिखता है। हिंदू जो भारत का रहने वाला मुस्लिम है, जिसने पाकिस्तान को छोड़ के भारत को अपनाया था, उसको अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर की, उनकी एजुकेशन की चिंता है। अभी रिसेंट पास्ट में अगर आप दंगों का, अगर आप बैकग्राउंड उठा के देखें, तो चाहे वो असम में हुए थे चकमा रेफ्यूजीज़ को लेके, या उसके बाद और भी कहीं हुए, तो जहाँ जहाँ पे रिफ्यूजीज़ तो मैं नहीं कहूँगी, उनको इंट्रूडर्स की जो इन्फ्लक्स है, रोहिंग्यास जो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं, या जो इवन पाकिस्तान से जो हमारे यहाँ पे इंट्रूडर्स आ रहे हैं, अब अफ़गानिस्तान से भी आ रहे हैं, तो उनके, अगर उनको देखा जाए तो ज़्यादा उन जगहों पे ये दंगे होते हैं जहाँ इन लोगों ने बस्तियाँ बसाई हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको छोटी छोटी जगहें दी हैं। अभी जो रिसेंटली जहांगीरपुरी में हुआ, जहाँ से आपके सारे सवाल भी उठते हैं, हालांकि उसको एक कम्युनल रंग दिया जा रहा है, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सांप्रदायिक शुरुआत उसकी सांप्रदायिक थी, लेकिन उसके बाद जो एक्शन हुआ
उसको मैं सांप्रदायिक नहीं मानती हूँ, क्योंकि उसमें मंदिर भी आया, मस्जिद भी आई, हिंदुओं की भी दुकानें, मुसलमानों की भी आई, लेकिन ना तो वहाँ मंदिर तोड़ा है ना मस्जिद, सिर्फ जो आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया आपने वो तोड़ा। फिर इस तरह के जहाँ भी इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हाथरस ले लो, कोई भी जगह ले लो, फिर हमारा पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाता है। क्या फोटो ऑप्स शुरू हो जाती हैं वहाँ पे कि पॉलिटिकल टूरिज्म है, चलिए। अब बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होगा वहाँ, क्योंकि वो शायद चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग है और शी डजंट अलाउ ऑल दीज थिंग्स। हालांकि वो खुद दूसरी स्टेट्स में जाके वो पूरा वो एक पॉलिटिकल टूरिज्म करती हैं, लेकिन वहाँ बंगाल में जो हो रहा है वो भी तो वो हाईलाइट नहीं होगा ना। क्या हम रोहिंग्यास को इसके लिए ब्लेम करें? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेंगे। क्या सिर्फ वही जिम्मेदार हैं? क्योंकि एक तरफ उन्हें आने दिया जाता है, एक तरफ उन्हें रहने दिया जाता है, तमाम सहूलतें दी जाती हैं। अगर उन्हें सहूलतें दी गई हैं तो उनका खौफ भी दूर करना जरूरी है। नहीं, पर वो इंडियंस नहीं है ना, या तो वो प्रॉपर चैनल से इंडियन सिटीजनशिप के लिए आए, वो लोग इंट्रूडर्स हैं हमारी कंट्री में, इंट्रूडर्स हैं। अब फियर साइकोसिस है ना कि जब हम सीए की बात करते हैं तो उनको इसी डर रहता है। ये जो एक डर आया है उनके अंदर, हमने उनको रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज तो दे दी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ वोट की राजनीति जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इनके सारे जो आधार कार्ड, इनके राशन कार्ड, इनके वोटर कार्ड सब बनते हैं यहाँ पे। कैसे बनते हैं ये भी कोई चर्चा का विषय नहीं है, सबको पता है, एवरीबडी नोज इट। तो पहले तो वो चीज़ बंद होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वोट की राजनीति इतनी स्ट्रांग है कि अब जहांगीर में भी रोज पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। कोई ये नहीं बात करेगा कि इंट्रूडर्स और हमने इनको फैसिलिटी दी है। फैसिलिटी देने के बावजूद वो 8 फुट उन्होंने सड़क घेर लिया। आज आप उनके ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि उनके घर तोड़ दिए, वो कहाँ जाएं। वो सड़क पे बैठे थे, वो सड़क आपने अगर जहांगीरपुरी की सड़क देखी हो तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। तो वहाँ जो एक्सीडेंट्स में लोग मरे, हम उनकी बात क्यों नहीं करते? और उसके बाद भी आई डोंट ब्लेम पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने इनको इलीगल कंस्ट्रक्शन करने दिया। आपने 1 रूम टेनामेंट दिया और आप 5 मंजिला बना के बैठे हैं, हु परमिटेड देम? क्या वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पॉलिटिशियंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करने देते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों होता है कि जब तक दंगे नहीं भड़कते हैं, जब तक कुछ इतना बड़ा नहीं हो जाता जिसमें लोगों की जान ना चली जाए, तब तक इस तरीके के एक्शन नहीं होते? और अगर एक्शन होते भी हैं तो सिर्फ उसी जगह होते हैं, बाकी जगहों को फिर भूल जाया जाता है कि ऐसी घटनाएं दूसरी जगह भी हो सकती हैं, क्यों ना एक्शन जो है वो सारी जगह लिए जाए। क्या ये मुमकिन नहीं है? एक तो हमारी वी हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और पूरी स्टेट्स में आपके पास एक पार्टी की सरकार नहीं होती है। अभी वैसे आई डोंट नो आपकी चैनल पे बोलना चाहिए नहीं कि जो जहांगीरपुरी में हुआ उसके रिटेलिएशन में आप अलवर में करते हो। आप 300 साल पुराना मंदिर तोड़ देते हो, वहाँ भी लोगों के घर तोड़ देते हो। रात को मैं एक चैनल पे एक रिपोर्ट देख रही थी कि आपने एक शॉप छोड़ी क्योंकि वो मुस्लिम की थी, बाकी सारे हिंदुओं की आपने मंदिर के आसपास शॉप्स तोड़ दी। तो ये रिटेलिएशन में हो रहा है, जबकि ये रिटेलिएशन में नहीं होना चाहिए। ये तो एक मतलब एक यूनिफॉर्म लॉ आए और उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी कंट्री में हो, लेकिन वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हमारे यहाँ वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब अब जो रिसेंट में जो आपको दिख रहा है कि जो एक फियर आया है माइनॉरिटीज़ में, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे यहाँ क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटी में, लेकिन आपको उनमें इस तरह का फियर नहीं दिखेगा। वो लोग पीसफुली, उनके नाम पे कभी आपने दंगे नहीं सुने होंगे। अब आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो क्रिश्चियंस तो मेजॉरिटी में है वहाँ पे आपको दंगे नहीं सुनाई देंगे कभी भी। लेकिन ये जो इंट्रूडर्स आए पहले, उनको हमने ही जगह दी ना बैठने के लिए, हमने उनके लिए रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज बना दी। उसके बाद हमने उनको इस तरह से फैसिलिटेट कर दिया कि वो स्ट्रांग हो गए। अब वोट की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के पॉलिटिशियंस को सोचना होगा। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट कि इनको सिटीजनशिप ना दो, जो जेन्युइन लोग हैं उनको दो, लेकिन चेक देयर बैकग्राउंड। जो चीजें होनी चाहिए वो तो एटलीस्ट की जाए और उन्हें क्लियर किया जाए। क्लियर, जब अगर वो आए हैं तो उनका बैकग्राउंड भी तो चेक कीजिए ना, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। और अब ज्यादा इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट भी आया था कि पूरी कंट्री में इनके स्लीपर सेल्स इस तरह से हैं कि दे कांट हेल्प इट। लेकिन वो बात है कि हम लोग टाइमली एक्शन नहीं लेते। बैकग्राउंड चेक करें जब ये लीगल कंस्ट्रक्शन होती है, चाहे वो कोई भी करता है, एनीबडी, वो चेक क्यों नहीं होती?
इसी मुद्दे पर मैम वापस आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द वापस आएंगे और सांप्रदायिक दंगों के पीछे आखिर कौन है, कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है, किसको जिम्मेदार ठहराएं, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सांप्रदायिक दंगे चर्चा का विषय है। चर्चा द ट्रुथ में हम इसी मसले को लेकर बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं रंजू एरी डडवाल, और इनसे हम तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो सवाल कर रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है मैम कि हम बात कर रहे हैं रोहिंग्यास की, जो बाहर से लोग आए, इनलीगल तरीके से लोग आए। सवाल ये भी उठता है कि अगर वो आकर यहाँ पर बस गए हैं तो बिना बैकग्राउंड के, बिना एक सपोर्ट के इतनी बड़ी चीज़ें कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है? डेफिनेटली। अब आप रोज़ एक दूसरे तीसरे दिन एक वीडियोस आ जाते हैं हमारे पास गुरपतवंत सिंह पन्नू के और इस तरह के लोगों के, जो जब ये आते हैं जो कश्मीर में हुआ, जिस तरह से वहाँ से हिंदू निकाले गए, तो वो बिना फंडिंग के तो नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कि 10% लोकल्स कर रहे थे, 15% लोकल्स कर रहे थे, तो हु वाज फंडिंग देम अक्रॉस द बॉर्डर? पंजाब में जो खालिस्तान मूवमेंट चला, हु वाज फंडिंग देम अक्रॉस द बॉर्डर? फंडिंग के बिना इतना बड़ा मूवमेंट चलाना इज़ नॉट पॉसिबल। हथियार कहाँ से आते हैं, ये सारे जो ट्रेनिंग कहाँ से होती है, ये तो साफ सबको पता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज इट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है इस चीज़ का कि कहाँ से फंडिंग हो रही है और कहाँ से ट्रेनिंग होती है। एक 14 साल का बच्चा, 14 या 16 साल का बच्चा गोली चला रहा है, कहीं से तो ट्रेनिंग हुआ है, किसी ने तो उसको गन दिया है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने तो नहीं दिया ना। अगर उनकी छतों पे पत्थर रखे गए हैं, चाहे वो, मैं कास्ट पे नहीं जाती हूँ, पत्थर रखे गए हैं, एसिड्स रखे गए हैं, तो ऐसे ही तो मतलब इट मीन्स प्री प्लान्ड होता है। एक ये सवाल बहुत उठता है कि अभी ये सवाल उठ रहा है कि रोहिंग्याज हैं, जहांगीरपुरी के बैकग्राउंड के पीछे रोहिंग्याज हैं, लेकिन जो इतिहास रहा है, क्या रोहिंग्याज ही उसके लिए जिम्मेदार हैं? दो धर्म या दो समुदाय आपस में भिड़ते हैं, सांप्रदायिक दंगा उसे नाम दे दिया जाता है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। क्या सिर्फ दो ही धर्म हैं जो आपस में लड़ रहे हैं? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, कई धर्म हैं हमारे पास, लेकिन फिर दो ही धर्म क्यों और एक ही धर्म विलन क्यों? देखिए, जब तो पुराना अगर इतिहास उठाए तो वो एक सुपरमेसी की लड़ाई थी। अगर जहाँ भी दंगे हुए तो वहाँ सुपरमेसी की लड़ाई थी। लेकिन अब जो है अब वो डर के लड़ रहे हैं, फियर है कि हमको यहाँ से भी जाना पड़ेगा। अब पुराने 20 का इतिहास उठा लीजिए तो वो सुपरमेसी की लड़ाई थी कि हु इज मोर पावरफुल, और ब्रिटिशर्स को इंडियंस को आपस में लड़ाना सूट करता था। अब दंगे, महात्मा गांधी की असैसिनेशन हुई, दंगे तो उसके बाद भी हुए, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, दंगे उसके बाद भी हुए, है ना। तो ये दंगे जो है, कभी कभी तो सुपरमेसी की लड़ाई होती है कि हम वी आर मोर पावरफुल। अब जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे हुए, वो ये था कि इन्होंने मारा है तो इनको मारो। उसमें तो सिखों के विरुद्ध जो एक पूरा जो जेनोसाइड हुआ था, वो अपनी पावर दिखाने का था। इफ यू किल आवर लीडर विल किल यू। अब जो कश्मीर में था या पंजाब में था, उसकी बैकग्राउंड डिफरेंट थी। कई बार अगर मैं जो पुराना वो पढ़ो, उस समय की खबर पढ़ो या बुक्स पढ़ो, तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो K2 प्लान था कि उधर से कश्मीर ले लो, इधर से खालिस्तान ले लो। मतलब वो अक्रॉस द बॉर्डर, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, और भी कंट्रीज हैं। आप बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज़ को उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया में जब जो मर्सनरीज आ रहे थे, जो इस तरह के लोग आ रहे थे, वो सिर्फ पाकिस्तान से तो थे नहीं, वो तालिबान्स भी थे, वो उधर से भी आ रहे थे, मुस्लिम कंट्री, बहुत सारी इस्लामिक कंट्री से आ रहे थे। अब जब कश्मीर में एक्शन शुरू हुआ तो उनका आना कम हुआ, लेकिन अब जो रिसेंटली हमने पकड़े हैं या मारे हैं, उनमें तालिबान्स भी हैं। तो ये सीरिया से लोग आ रहे थे कश्मीर में, तो जब बहुत ज़्यादा पीक पे था तो सीरिया से भी मर्सनरीज आ रहे थे मारने के लिए इंडिया में। तो ये सिर्फ जो फंडिंग थी वो एक ही कंट्री से नहीं हो रही थी, बाकी जगहों से भी हो रही थी। लेकिन नाउ आई थिंक पिछले कुछ सालों में जो इंडिया ने थोड़ा सा अपनी एक पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है वर्ल्ड में, अब उन जगहों से आने कम हो गए। लेकिन पाकिस्तान, चाइना की सपोर्ट पे पाकिस्तान अभी भी वो सब करवाता है। तो फंडिंग कहाँ से है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, और सबको पता है, वो लोग वहाँ बैठे हैं, फंडिंग इनको हो रही है। फंडिंग के बिना इतना बड़ा मूवमेंट नहीं चला सकते हो आप। एक आप डर की बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा इस पर क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि डर किनको है? सिर्फ रोहिंग्यास को है
इंडियन मुस्लिम्स को है या हिंदू को है? आखिर किसको डर है? देखिए, इंडियन मुस्लिम्स तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा कोई डर है, क्योंकि अगर आप गुजरात में जाइए तो एक रिपोर्ट थी इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, सॉरी नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट थी कि वहाँ सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स, जो ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मुस्लिम्स के हैं, ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स मुस्लिम्स हैं और उनके वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनमें कोई डर नहीं है। आप यूपी में चले जाइए, अगर आपने रिसेंट इलेक्शंस को ध्यान से स्टडी किया होगा तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट रिपीट हुई है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिला जो उसने सिक्योरिटी की व्यवस्था की। अब मैं तो चैनल्स पे इंटरव्यूज़ वगैरह सुनती रही हूँ, स्पेशली लेडीज़, मुस्लिम लेडीज़, कि हम सुरक्षित हैं, हम रात को 12 बजे तक घर से बाहर जा सकते हैं। तो जो मुस्लिम हु बिलोंग्स टू इंडिया, उसमें डर नहीं है। अगर हमारे राष्ट्रपति मुस्लिम रह सकते हैं तो फिर उसमें डर नहीं है। ये सिर्फ जो इंट्रूडर्स हैं, फियर उनमें है, क्योंकि वो पहले तो बेचारे अपने देश से आए, बर्मा से, बांग्लादेश से, अक्रॉस द बॉर्डर, पहले तो अपने देश से शायद उस माहौल से डर के आए, या कोई क्राइम ऐसे किए हैं कि वो छिपने के लिए यहाँ आए, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं। अब जब से हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड या हम सीएए की बात करते हैं तो एक फियर है उनमें ये एक फियर आ गया है कि अगर ये सीएए आएगा तो हो सकता है हमको यहाँ से भी जाना पड़े, तो देन वेयर विल वी गो। तो डर से, डर जब उनका करना नहीं, अटैक जो डर है उसको श्रेय दिया जाता है, उसको ह्यूमन सींचा जाता है, पॉलिटिशियन सींचते हैं उसको फायदा निकालने के लिए। जबकि उनमें ये जो, अगर आप वाकई में पॉलिटिशियंस हैं तो आप उनका डर दूर करिए, आप जाके वहाँ पे पॉलिटिकल टूरिज्म मत करिए। आप पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं, फिर इस तरह के बयान देते हैं। कल मैंने एक मौलवी जी का बयान सुन रही थी कि अगर मुसलमान सड़कों पे उतर आया तो हिंदुओं को बचने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये एक फियर है ना, आप अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी सिचुएशंस में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ उसमें 4 मौलवियों के नाम आ रहे हैं, तो ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। अब जब हरिद्वार में इस तरह के बयान आते हैं कि धर्म संसद में, तो हम उनको गिरफ्तार करते हैं, हमने सपोर्ट किया है उस चीज़ को। लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं कि हिंदुओं को बचने की जगह नहीं मिलेगी, उनके ऊपर भी तो सेम एक्शन होना चाहिए ना। द एक्शन शुड बी सेम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन कि ये हिंदू है या कोई भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ। अगर आप भिंडरा वाले के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन कर सकते हो कि आप गोल्डन टेम्पल में आर्मी भेज सकते हो, तो आज ये लोग इस तरह के जो बयानबाजी दे रहे हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? बहुत आम हो गया है, आम हो गया है ये। पहले तो कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेती थी। अब हरिद्वार वाले केस में हुआ ना कि धर्म संसद से जो बयानबाजी हुई वो लोग अरेस्ट हुए, कोर्ट्स ने एक्शन लिया। यहाँ कोर्ट्स भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, वेरी स्ट्रेंज। जहांगीरपुरी में स्टे करने के लिए आपने विद इन फ्यू आवर्स आपने डिसीजन दे दिया, लेकिन आपके पास इतने पेंडिंग केसेस हैं। वी तो अयोध्या का ही देख लीजिए, कितने साल लगे उसमें डिसीजन होने में। तो इस तरह से कई बार हमारी कोर्ट्स भी जो है वो अनदेखा करती हैं। कोर्ट्स को भी, जैसे अब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट्स नहीं एक्शन ले रही है, लेट कोर्ट्स टेक एक्शन। हालांकि हम लोग कोर्ट्स के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बट अब इलीगल कंस्ट्रक्शन आप चंडीगढ़ में ही चले जाइए। चंडीगढ़ को हम बहुत मॉडर्न सिटी मानते हैं। गो टू द कॉलोनीज, जिनको 1 रूम टेनामेंट्स हमने अलॉट किए थे, उन्होंने 5-5 मंजिल बनाया। लेकिन जब बिल्कुल हमारे सिर पे आएगा तो हम तोड़ने जाएंगे। हम क्यों तोड़, हम पहले तो सरकारी जगह पे कब्जा क्यों करने दे रहे हैं? सब कुछ जानते हो, गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पॉलिटिशियंस बसाते हैं इन लोगों को, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की नहीं है, कई लोग जिम्मेदार, बहुत लोग जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए। राइटर एक नहीं है, राइटर बहुत से। अक्रॉस द बॉर्डर स्क्रिप्ट आता है और हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होता है। कई और सवाल है मैम, और बेहतरीन मीडिया को लेकर जो है वो कई सवाल दिमाग में आते हैं, उस पर भी जो है वो सवाल उठाएंगे। मैम से ही तमाम सवालों के जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा द ट्रुथ में हम सांप्रदायिक दंगों को लेकर बात कर रहे हैं। तो दिल में एक सवाल आता है
मीडिया के रोल को देखकर। सवाल कई आते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ जो हैं वो मिसेस रंजू एरी डडवाल जी हैं। उनसे हम तमाम चीज़ों को लेकर सवाल कर रहे हैं। तो मैम, बचपन में हम जब चीज़ें देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, तो बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, और बड़े होते हैं, दोस्त, एक फ्रेंड सर्कल होता है, तब भी चीज़ें वैसी नज़र नहीं आती। हमें अगर पता है कि हमारा दोस्त अहमद है तो हमारे दिमाग में अहमद बोलते हुए सिर्फ उसका नाम आता है, ये नहीं आता कि वो मुस्लिम है, कहीं पर भी नहीं आता। या वो जब हमारा नाम लेता होगा उसे नहीं पता चलता होगा कि हम हिंदू हैं या कुछ और हैं, वो सिर्फ एक दोस्ती होती होगी। लेकिन टीवी जब हम खोलते हैं तो तमाम चीज़ें परसेप्शन बदल देती हैं, शक करने पर मजबूर करने लगती हैं। क्यों? मैं ना, ये जो आम पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। मैं लाहौर गई थी एंड यू वोंट बिलीव कि वहाँ जब हम लोगों से मिले, जर्नलिस्ट से भी और पॉलिटिशियन से भी, आप मानेंगे नहीं कि जब हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते थे तो लोग पैसे नहीं लेते थे कि आप हिंदुस्तान से आए हो। मतलब आपस में लोग इस तरह का संबंध चाहते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ही एंटी हिंदू उस पर चलती है। जितना आप हिंदुओं के खिलाफ बोलोगे, जितना आप कश्मीर कश्मीर करोगे, उतना आपको लगता है कि आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। उनका कोई पॉलिटिशियन ये बात नहीं करेगा कि हम हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, हम माहौल को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लोगों में ये चीज़, क्योंकि वो मैंने खुद लाहौर में देखा कि जब पता लगता था, अरे आप हिंदुस्तान से, आपसे तो पैसे ही नहीं लेंगे हम, आप हिंदुस्तान से आए हैं, तो लोगों में इस तरह की भावनाएं हैं। हमारे यहाँ तो आज भी आप डोडा में चले जाइए या चंबा, हिमाचल में चंबा के बॉर्डर एरियाज़ में जाइए, तो आज भी पाकिस्तान में शादियाँ होती हैं उनकी। गुज्जर जो हैं वो इधर उधर क्रॉस ओवर करते हैं। लोगों में कोई भय नहीं। आपस में जो आम जनता है उसको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। उसको अपना फ्यूचर चाहिए, उसको अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए, उसे सिक्योरिटी चाहिए। राजनीति सीखने वाले ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीति का जो बाजार है ना, उसमें ये चीज़ें बिकती हैं। फिर उसमें मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल आता है। मीडिया का रोल ये होता है कि वो, अगर आजकल अब टीवी मीडिया का तो ट्रेंड ही बदल गया है ना। प्रिंट मीडिया तो कम हो गया। पहले प्रिंट मीडिया आता था, थोड़ा जेन्युइन था कि लोग पढ़ के अपनी राय बनाते थे। अब आपको राय आपके दिमाग में ठूसी जाती है। जब आप शाम को चैनल्स ऑन करो ना, तो राय जो है वो ठूसी जाती है आपके दिमाग में कि एक चैनल में बिठा दिया, एक तरफ चांद रख दिया, एक तरफ ओम लिख दिया, एंड जो बोल रहा है उसका तराजू भारी है कि उसका तराजू। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? कि अब अगर हिंदू बोल रहा है तो ओम ऊपर हो गया, अगर मुसलमान बोल रहा है तो वो चांद ऊपर हो गया। तो ये क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। बहुत से चैनल्स हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगी, ऑलमोस्ट ऑल चैनल्स, हमको पता है इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। वही भाषा बोलते हैं और वो इतनी ज़ोर से बोलते हैं कि उसके शोर में आप अपना व्यू पॉइंट नहीं बना पाते हो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो दुर्भाग्य इस बात का, हमारे बहुत से जर्नलिस्ट, बड़े टॉप लेवल के जो जर्नलिस्ट हैं, हमको पता है बहुत से राडिया वगैरह का, अगर हम केसेस की बात करें तो हमको पता है कौन लोग इन्वॉल्व थे। मंत्रियों बनाने के लिए वो लोग पैसे ले रहे थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो हम जो लोग हैं, हम जो पेरेंट्स हैं, हम चाहेंगे कि मेरा बच्चा वहाँ बैठे। वो उसका मॉडल है, उसका बैकग्राउंड क्या है वो नहीं देखेंगे कि ये किस केस में फंसे, फैरा में है, राडिया टेप्स में इनके नाम आ रहे, लेकिन स्टिल हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ही बने। और वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस में इंक्लूड कर चुकी है। इट हैज इंक्लूडेड। हमें चीजें सही लगने हमें चीजें वही सही लगने लगती हैं जो हमको दिखाया जा रहा है। स्पेशली जो यंग जनरेशन है ना, मैं बहुत जगह पे ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है कि जो यंग जनरेशन है वो पढ़ती नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं अच्छी चीज़ें, अच्छा लिटरेचर, अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे, आपका अपना थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। गूगल आपका थॉट प्रोसेस गूगल नहीं डेवलप करेगा। हमको इन चीज़ों पे सोचना होगा। अभी एक शोर पड़ रहा है कि स्कूलों में गीता पढ़ाओ। स्कूलों में क्यों पढ़ाओ गीता? स्कूल कोई धार्मिक शिक्षा देने के लिए नहीं है। मैं तो मदरसों के भी खिलाफ हूँ। ठीक है, मदरसे बनाइए, लेकिन वहाँ पे आप मॉडर्न शिक्षा भी दीजिए जो उनको फ्यूचर में काम आए। एक चीज़ जो हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बोलना भी चाहिए उस पर, कि पहले एक हमारे यहाँ मूवमेंट चला मी टू। ठीक था, सही था, वी सपोर्टेड, लेकिन जब उसका मिसयूज़ हुआ तो उसका आउटकम क्या हुआ? आप अब अगर डाटा मी टू मूवमेंट से पहले के और बाद के डाटाज आप उठा के देखिए तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं उन्होंने महिलाओं को नौकरियां देनी कम कर दी हैं।
सेम इज विद द हिजाब मूवमेंट। जो हिजाब मूवमेंट के पीछे लोग हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि आप उन बच्चियों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको आप बुर्का नहीं पहनने दे रहे। व्हाट इज़ योर फ्यूचर? आप अपना फ्यूचर सोचिए। यही बात है ना कि जो हमारी जो आइडियाज़ हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो ठूसी जा रही है कि नहीं हम ये कह रहे हैं तुम इसी लाइन पे ही सोचो। वो इतना ज़ोर से इतना शोर होता है मीडिया का अब जो दूसरा शब्द है वो शोर है। अगर आप परिभाषा अगर आप चैनल्स उठा के देखो, वो टाइम खत्म हो गया। महात्मा गांधी अखबारें चलाते थे, वो कोई विज्ञापन थोड़ी लेते थे। वो जो एक पैशन था जो जर्नलिज्म में, वो नहीं है। हमने मेरा तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस था, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में। तो हमने तो इस तरह के भी एडिटर्स देखे हैं या इस तरह के भी कि जिन्होंने सच लिखने के लिए नौकरियां गंवाई हैं। क्या बात? बहुत से ऐसे, मैं तो बहुत लोगों के नाम ले सकती हूँ। अब मैंने कुछ के साथ काम किया है या कुछ को पढ़ा है, लिखते हुए काम करते हुए देखा है। बट अब आप स्टूडियो में बैठिए और आप शोर मचाइए। आप 1-2 लोग पाकिस्तान से बुला लीजिए, 1-2 हिंदुस्तान से बुला लीजिए, और स्टूडियो में बैठ के 1 घंटा बहुत लड़ाई जो है और अलग धर्मों के लोग बुला लीजिए। समाधान क्या है? बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय बहुत कम है। क्या आपको क्या लगता है कि 30 साल के एक्सपीरियंस में आपने ये चीजें बहुत देखी हैं, समाधान क्या नजर आता है? समाधान है, सबसे पहले तो हमारे यूथ को सही सोचना होगा। यूथ के लिए पढ़ना लिखना, अपना लिटरेचर, अपना इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो ना तो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ना किसी यूनिवर्सिटी। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल डिग्रीज में आते हो आप बिल्कुल वो चीज़ नहीं पढ़ते हो। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्कूलों में गीता पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, बाइबल नहीं। हमको वी शुड हैव इस तरह का कोई सिस्टम हो कि हम अपना लिटरेचर, अपना इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाएं। दे शुड लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, नॉट फ्रॉम द पॉलिटिशियंस और फ्रॉम द जो स्टूडियो में बैठ के जर्नलिज्म के नाम पे एक्टिंग कर रहे हैं, उनसे नहीं सीखना है। पढ़ें और समझें, अपने हिसाब से चीज़ों को समझें। मेरे को लगता है कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। और दूसरा, हमारे पॉलिटिशियंस को अपने से ज़्यादा अपनी कंट्री के बारे में सोचना होगा कि मुझे 4 वोटें मिले, मैं 4 पत्थर पड़वा देता हूँ। ये नहीं सोचना होगा। वो उसको भी कंट्री में, कंट्री की प्रोग्रेस, कंट्री की पीस के लिए सोचना होगा। क्या बात है। मुझे ऐसे लगता है। समय बहुत कम है क्योंकि ये मसला ऐसा है जिस पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन जितनी भी हमारी बात हुई वो फ्रूटफुल रही। बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने वक्त दिया। थैंक यू। समाधान एक ही है इस मसले का कि जो नौजवान हैं वो अपना नज़रिया बदलें, चीज़ों को देखने का तरीका बदलें, और जितना अपने दिमाग को वो फ्रेश कर सकते हैं, जितना उससे पढ़कर नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपना परसेप्शन, अपना माइंडसेट, अपने ओपिनियन खुद बना सकते हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। कोई भी आपके दिमाग में कोई भी चीज़ एवं ही नहीं ठूस सकता जब तक आप उसे इजाज़त ना दें। इसलिए अपने आप को इतना स्मार्ट बनाइए कि कोई भी गलत और सही चीज़ अगर आपके सामने हो रही है, चाहे वो कितने भी फोर्स से आपकी तरफ आ रही है, आप उसे स्वीकार ना करें। क्योंकि अगर आप सही और गलत में फैसला जानते हैं तो तमाम चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। तमाम वो राजनेता चाहे कितनी भी कोशिश करें, वो अपनी चीज़ें नहीं आप पर थोप पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। बस शर्ते कि आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, और वो नॉलेज सिर्फ पढ़ने से आएगी, चीज़ों को देखने से आएगी, रिसर्च वर्क से आएगी। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलेंगे तो इस समाज जिसको हम खूबसूरत देखना चाहते हैं, आने वाले भविष्य में वो ज़रूर खूबसूरत हो जाएगा। फिलहाल आज चर्चा द ट्रुथ में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।